नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज चर्चा कर रहे हैं हम दिशा रवि की। और दिशा रवि की चर्चा करते करते दिशा रवि के साथ और नाम भी जुड़ने लगे हैं। हम क्यों दिशा रवि पे बात कर रहे हैं, ये गंभीर सवाल है। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। उन पर इल्जाम है कि वो जो ग्रेटा थनबर्ग नाम की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो ट्विटर टूल किट शेयर की थी अपने ट्विटर हैंडल पर, उसको दिशा रवि ने एडिट किया था या दिशा रवि उसकी एडिटर थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और इसके साथ उन पे तमाम इल्जाम लगाए गए हैं, जिसमें बिल्कुल जाहिरा तौर पे आजकल जो भी इस तरह गिरफ्तार होता है उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जाता है, तो वो भी लगा हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं कई, उनके पास चलूं उससे पहले आपसे दो आग्रह करूंगा। एक, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और दूसरा, अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्यहिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्यहिंदी का सदस्य बन के उसके लिए भुगतान करके आप न सिर्फ सत्यहिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसकी आज के समय में हमको और आपको दोनों को जरूरत है। और ये जरूरत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और इसी जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सत्यहिंदी के एंड्रॉयड ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप अपने फोन पर सीधे सत्यहिंदी के साथ जुड़े रह सकते हैं। और अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमानों से और उसके साथ चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आभा सिंह हैं, मुंबई हाई कोर्ट के वकील हैं। प्रमोद जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान अखबार के संपादक रहे हैं। विक्रम सिंह साहब हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं। और आशुतोष हमारे साथ हैं, जो सत्यहिंदी.com के फाउंडर और एडिटर हैं। मैं अपूर्वानंद जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले वजह यह है, पिछली बार अभी हमने आपसे बात की, उसके बाद तमाम कमेंट्स आए नीचे कि साहब अपूर्वानंद वो हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चला है और आप लोग इनको बुला के इनसे बात कर रहे हैं। आप अपने को अनम्यूट कर लें। और ये दिशा रवि का जो किस्सा हुआ है, जिस अंदाज में इसे पेश किया जा रहा है और जैसे इस पर रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एक उसके समर्थन में बहुत सी आवाजें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी आवाजें भी आ रही हैं कि साहब अभी एक मंत्री जी ने ट्वीट किया है, ऐसे लोगों का समूल नाश कर देना चाहिए। ये क्या कह क्या रहा है? और दिशा रवि की गिरफ्तारी किसी विदेशी हाथ को पकड़ लिया है पुलिस ने, ऐसे देखना है, या अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की, अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश है? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसा शब्द बहुत ही अपर्याप्त है जो हो रहा है उसको समझने के लिए कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन, अपने अधिकारों के लिए जनता का आंदोलन, एक प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग ही है। हम दिशा रवि पर बात करें उसके पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो इस देश का नहीं है और इस शताब्दी का भी नहीं है। यह जर्मनी का किस्सा है और 18 फरवरी 1943 का किस्सा है, जब सोफी शॉल नाम की एक 21 साल की युवती ने यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में पैम्फलेट बांटना शुरू किया और उसे गेस्टापो ने पकड़ा। गेस्टापो आप जानते हैं, नाजी पुलिस। इन पैम्फलेट्स में ऐसी जानकारी थी और ऐसे दिशा निर्देश थे जिनसे नाजी विचारधारा को और नाजी ताकत का विरोध कैसे किया जाए यह बतलाया गया था। और जर्मनी की जनता को कहा जा रहा था कि आप इन तरीकों से विरोध कर सकते हैं। इनमें वो पद्धति, वो तरीके बतलाए गए थे जिनमें आप अहिंसात्मक तरीके से नाजियों का विरोध कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह पैम्फलेट एक तरह से पिछली शताब्दी के 40 के दशक के टूल किट थे। गेस्टापो ने इन पैम्फलेट्स को कहा कि यह सरकार के खिलाफ एक साजिश है। सोफी को गिरफ्तार किया गया और उस पर देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सोफी ने एक वक्तव्य दिया, किसी को आखिरकार शुरुआत करनी थी। हमने जो लिखा और कहा है उस पर बहुत सारे लोग यकीन करते हैं, वे सिर्फ बोलने से डरते हैं और बोलने का साहस नहीं कर पाते। वह साहस हमने किया।
सिर्फ यह वक्तव्य सोफी ने अदालत में दिया। 22 फरवरी 1943 को सोफी को मौत की सजा दे दी गई। सोफी को इसलिए नहीं मौत की सजा दी गई थी कि वह गलत थी, बल्कि इसलिए कि वह गलत के खिलाफ आवाज उठा रही थी। आप सिर्फ इस किस्से को याद कीजिए, ये फरवरी का किस्सा है, 18 फरवरी 1943 का, और हम फरवरी 2021 में हैं, और एक 21 साल की लड़की दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। किस लिए? क्योंकि वह एक टूल किट, जो एक तरह का पैम्फलेट है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें बतलाया गया है कि किसानों का आंदोलन क्या है, किसानों के आंदोलन का समर्थन क्यों करना चाहिए, उसमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए आंदोलन के, और किस प्रकार इस सरकार पे दबाव डालना चाहिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ताकि यह किसानों की मांग को माने। इस पैम्फलेट में या इस टूल किट में अगर उसको आप पढ़ेंगे, और मैंने उसको पढ़ा है, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि इस सरकार को गद्दी से उतारना चाहिए। आप वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, इसलिए आप उसको पढ़ सकते हैं। यह टूल किट पूरी दुनिया में, जैसे हम लोग अपने समय में पर्चे छापा करते थे, है ना, छात्र गतिविधि में शामिल थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और बाद में पैम्फलेट्स छापा करते थे। अब इंटरनेट के समय में इस तरह की चीजें, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जिनमें आप लोगों को बतलाते हैं कि मुद्दा क्या है, मुद्दे पर की आलोचना कैसे की जानी है, कौन सी पद्धतियां अपनानी है, किस तरीके से सरकार पर दबाव डालना है। पूरे टूल किट को आप पढ़ लें, वह यह कहता भी नहीं है कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन यह सरकार, जैसे पिछले साल जब एंटी-सीए आंदोलन शुरू हुआ, तो उसने कहा कि यह सरकार के खिलाफ एक साजिश है, जबकि एंटी-सीए आंदोलन सरकार के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा था, वो सीएए कानून को हटाने की मांग कर रहा था। उसी तरह भीमा कोरेगांव मामले में भी सरकार ने कहा कि यह सरकार के खिलाफ साजिश है, और अब आर्सेनल की रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि वह दरअसल सरकार की ही साजिश थी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि दिशा रवि जो कर रही थी, या निकिता जो कर रही थी, और बाकी तमाम लोग जो कर रहे हैं, वे बहुत ही खुले तौर पर और अहिंसात्मक तरीके से इस सरकार पे दबाव डालना चाहते हैं कि वे जिस कानून को गलत मानते हैं, उस कानून को ये वापस ले। अब अगर इसे कोई राजद्रोह मानता है तो यह उसकी समझ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यह जनतंत्र को जीवित रखने वालों के खिलाफ इस सरकार की साजिश है, और पुलिस इसमें हिस्सा ले रही है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस एक तरह से इस हुकूमत की चाकर बन गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जी, विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो अपूर्वानंद जी जहां पे बात खत्म कर रहे हैं, वहां से आप बात शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने बहुत जमाने पुलिस की सदारत की है, अपने स्टेट में पुलिस चलाई, इस देश के सबसे बड़े पुलिस फोर्स को आपने चलाया। आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। पुलिस जिस तरह से सत्ता की या व्यवस्था की चाकर बन गई है, वो चिंता की बात है, दुर्भाग्य की बात है। ये अपूर्वानंद जी कह रहे हैं। आपको भी लगता है कि पुलिस चाकर बन गई है, पुलिस कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए? क्योंकि पिछले भी मामले देखें, आज ही अखबार में आया है कि स्टेट के खिलाफ साजिश के या स्टेट के खिलाफ अपराध के जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें से ज्यादातर में लोग बरी हो जाते हैं। लेकिन बरी तो जब होते हैं तब होते हैं, जिस वक्त मुकदमा शुरू होता है और उनको पकड़ के ले जाया जाता है, और उसके बाद उनका जो हाल होता है वो देखने वाला होता है। ऐसे में इस मामले में भी और इससे जुड़े और मामलों में और हम दिशा रवि पे बात कर रहे थे, निकिता जैकब मुंबई हाईकोर्ट की वकील हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, और शांतनु के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अभी हो सकता है रात होने तक और नाम सामने आने लगे। ये जिस अंदाज में पुलिस ऑपरेट कर रही है, और जैसा अपूर्वानंद जी ने बताया, मैंने भी इसे पढ़ा तो मुझे भी ये लगा, ये टूल किट क्या है? नए जमाने में आंदोलन करने का एक तरीका है कि भाई हम आंदोलन करेंगे, ट्विटर स्टॉर्म कह रहे हैं। तो हम पहले हल्ला बोल करते थे, धरना करते थे, उसके लिए लोगों को बुलाते थे। अब हम ट्विटर पे एक बड़ी सी रैली निकाल रहे हैं। इसके आयोजन में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से पुलिस को यह हरकत करनी चाहिए थी? आलोक जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, आपके पैनल में 2 पैनलिस्ट ऐसे हैं जिनके डीएनए में पुलिस का अंश है, मुझमें और आभा जी में। मैं किसी का कोई स्वार्थवश कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा
कि पुलिस किसी की चाकर न थी, न है और न रहेगी। पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करती है और हमसे एक त्रुटि हुई तो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी खाल के लिए बड़ी बेकरारी से इंतजार करते हैं और एक्टिविस्ट भी इंतजार करते हैं। दूसरी चीज, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। गेस्टापो ने क्या किया हिटलर के राज्य में, थर्ड राइख में, उससे मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको याद है 1967 के दशक में जब हम लोग 10+2 में थे तो माओ से तुंग की विचारधारा की किताबें आई थी, हम लोगों ने चाइनीज एम्बेसी से उसको मंगा लिया। जिन जिन ने माओ से तुंग की विचारधारा मंगाई उनमें मैं भी एक था। इंटेलिजेंस वाले आगे कि आपने क्यों मंगाया? मेरी आयु उस वक्त मुश्किल से 17 साल थी। आप माओ से तुंग से क्यों प्रभावित हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है? और माओ से तुंग की विचारधारा के आगे आप आगे, ये पुलिस का काम है, आज से नहीं ज़माने से है। हमारा काम ही है कि पूछना कि उसके जो आदमी ग्रे एरिया लक्ष्मण रेखा से बाहर जाता है उसकी प्रोफाइलिंग और किन के साथ उठता बैठता है। अब मैं कहता हूं बड़े बेगुनाह है तो अदालत छोड़ देगी। आभा जी ऐसे कुशाग्र अधिवक्ता, उनके बचाव में तमाम अधिवक्ता हमारे हैं ऐसे जो बचाव में आएंगे और आना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हमारी सोहबत पीजेएफ मो धालीवाल के साथ है, ग्रेटा थर्नबर्ग को $2 मिलियन दिए गए, रिहाना को $6 मिलियन दिए गए, सुपर बोल के 30 सेकंड के इश्तिहार में 6 मिलियन, ये आकाश की वृष्टि हो रही है। 30 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिमान के बचाव में आए, वो क्या वैकुंठ से उतरे थे? उनकी सबकी फंडिंग हुई है और इस फंडिंग का पता लगाया जाना यही पुलिस का काम है। और पुलिस अगर पता लगा रही है, देखिए अगर कोई त्रुटिपूर्ण होता, आपने ये भी सही कहा लोग जी, 99% ये ऐसे केसेस और ये केस ये छूटेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस अपने शस्त्रागार के सारे अस्त्र शस्त्र में तेल लगा करके उसको पैक कर दे, ये नहीं होता है। अपना पूरा प्रयास करे, यथा सामर्थ्य यथा शक्ति। अगर सजा हो जाए तो बहुत अच्छा, एक्विटल हो जाए तो विद्वान न्यायालय और विद्वान अधिवक्ताओं ने जो प्रयास किया, मैं उसका नहीं कर पाया, कोई त्रुटि रहेगी उसको दोबारा देखेंगे। लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठना जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, आप ये देखें, मैंने $14 मिलियन का हिसाब आपको सिर्फ 5 सेकंड में दिया। इसके अलावा ट्रूडो साहब की क्या मजबूरी है? चाइना का OBOR का डेटा देख करके हर आदमी ये चाहता है कि पंजाब का सेसेशन हो जाए, जो अब तक नहीं हो पाया, वो कम से कम इसी माध्यम से कुछ तो करें। हमारे दुश्मनों की चाल को ये सभी राष्ट्रवादी लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि सबके ऊपर निष्पक्षता के साथ विचार करें। पुलिस किसी की चाकरी नहीं करती आलोक जी। अगर एक त्रुटि होगी तो पुलिस को चौराहे पे खड़ा करके फायरिंग स्क्वाड के सामने गोली चला करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई से कोई पेश नहीं आएगा। सबसे जबरदस्त विपिंग बॉय आज के समाज में पुलिस है, चाहे सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो और चाहे वांग्मय हो। धन्यवाद जी। ये ठीक कह रहे हैं विक्रम सिंह साहब कि पुलिस के पीछे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि कुछ गलती हो पकड़े, लेकिन साथ में ये भी सच है कि पुलिस कमिश्नर मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वो रास्ता पुलिस के लिए, जज साहब के लिए, सबके लिए खुला हुआ है। तो दोनों तरह के रास्ते हैं। आभा सिंह जी, क्योंकि आपके डीएनए में भी पुलिस है, आप इस मामले को कैसे देख रही हैं? दूसरी तरफ आपकी सहयोगी निकिता जैकब अब संदेह के घेरे में आ गई हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट FIR दायर कर दी है दिल्ली पुलिस ने। ये जो किस्सा चल रहा है, ये जैसा दिखता है वैसा चल रहा है कि कोई अपराध है जिसमें कुछ अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, या आपको इसके बाहर कुछ इससे बड़ी चीज दिख रही है? देखिए, पुलिस का इस्तेमाल सरकारी तंत्र कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि जैसे कहा राइट टू प्रोटेस्ट सबका अधिकार है। मैंने तो बॉम्बे हाई कोर्ट में मुझे मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी थी, तो मैंने एक PIL दायर की थी और मैंने कहा कि कार्टर रोड पे मुंबई पुलिस ने मुझे लाउडस्पीकर नहीं यूज करने दिया। जब एक बच्ची का जम्मू कश्मीर में रेप होके मर्डर हुआ था, उस केस में मेरे पास ऑर्डर्स हैं जिसमें कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने गलत करा और नॉन साइलेंट जोन में लाउडस्पीकर यूज करने की आजादी है। और मैंने यही कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। अंग्रेजों के जमाने में भी हमको आजादी थी प्रोटेस्ट करने की, तो आज ऐसा क्या हो गया? मैं कहूंगी 124A जो सेडिशन का IPC सेक्शन है, टोटल मिसयूज किया जा रहा है उसका। आपने डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, बहुत सही है, डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं है, आप फार्मर्स के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आप आ रहे हैं। तो इसको, और दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली पुलिस है जिसने पिछले साल ये जो वेबसाइट है
फ्यूचर्स फॉर फ्राइडे, इसको इसके ऊपर सेक्शन 18 का यूएपीए चार्ज लगा के इसको इंटरनेट वालों प्रोवाइडर से, आईपी प्रोवाइडर से कहा था कि इनकी वेबसाइट को आप बंद कर दीजिए। और वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर के कहने पे कहा था, क्योंकि उनके पास ईमेल्स आ रही थी। और अगर वो EIA 2020 के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट ईमेल के थ्रू भेज रहे थे तो वो कोई गलत नहीं है। डेमोक्रेसी की बेसिस है, प्रजातंत्र की बेसिस है प्रोटेस्ट। और ये मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का रोल कटघरे में खड़ा होना चाहिए। और दिक्कत ये आ रही है क्योंकि जुडिशरी जो है, जुडिशरी घुटने टेक चुकी है। और जुडिशरी ने तब से घुटने टेके हैं जब 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज सरकार समझ गई है कि जजेस चूंकि चुप हो चुके हैं, वो अपनी मनमानी कर रही है। एक 22 साल की बच्ची को जो अरेस्ट किया है, सरासर गलत किया है। विक्रम सिंह जी सही कहते हैं कि उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन आपने जब अरेस्ट ही गलत किया है, बेल मिलना बात की बात है, आपने किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया। और पुलिस वाले इस वक्त सरकार के एकदम गुलाम हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस पर्टिकुलरली। पहले उन्होंने इस वेबसाइट पे यूएपीए चार्ज लगाया जो ड्रॉप हुआ। मैं कहती हूँ जब वो 4 सेक्शन 18 का ड्रॉप हुआ तो जिन अधिकारियों ने लगाया था उन पे क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि हमारे पास एक इस तरह का मूवमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर इन पुलिस वालों को जेल भेज दिया जाते फर्जी सेक्शन 18 लगाने का, तो शायद आज इनकी हिम्मत नहीं होती। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको एमपीज बनाया जा रहा है, टिकट मिल रहा है, ये इलेक्शन में जा रहे हैं, चीफ जस्टिस जो है वो राज्यसभा का एमपी बन रहा है। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। दिशा रवि को 5 दिन जेल भेज दिया गया। मुझे कष्ट है कि हमारे कोर्ट्स भी चुप हो गए और घुटने टेक चुके हैं, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। और मैं बिल्कुल और टूल किट उसमें करा क्या, आपने तो प्रोटेस्ट करने के तरीके बताए हैं, तो उसमें क्या सेडिशन हो गया। मैं तो चाहूंगी 124A ऑफ द आईपीसी को स्ट्राइक डाउन करे सुप्रीम कोर्ट, और अगर नहीं स्ट्राइक डाउन किया तो आज आप और हम अगर जो बोल भी रहे, कल हमारे दरवाजे भी खटखटा सकती है पुलिस। जी आशुतोष, मैं प्रमोद जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बार जो आवाज जी कह रही है, कल पुलिस हमारे आपके दरवाजे भी खटखटा सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस हमारे दरवाजे खटखटाए, और कुछ लोग इस डर से घबरा रहे हैं कि कल पुलिस हमारा दरवाजा खटखटा सकती है। आप अपने को अनम्यूट कर लें और आप बताएं जो जो दिशा रवि का किस्सा है। दिशा रवि, मैं कह रहा हूं दिशा रवि की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, ये सवाल पूछ रहा हूं। इससे ऐसा लगता है जैसे कि मैं पैरवी कर रहा हूं कि दिशा रवि की गिरफ्तारी जरूरी है, जबकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं क्या चीज है ऐसी कि जिसकी वजह से पुलिस को दिशा रवि को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए था, क्यों नहीं छोड़ सकती थी। आलोक की एक बात समझिए, पहले जब राजा डर जाता है तब वो अत्याचार करता है। राजा क्यों डरा हुआ है? राजा इसलिए डरा हुआ है क्योंकि इस देश के अंदर अप्रत्याशित रूप से, अभूतपूर्व तरीके से किसान पिछले 4 महीने से वो आंदोलनरत है। आपने खाई खोदी, सड़क तोड़ दी, पेड़ लगा दिए, ऐसा लगा जैसे कि कोई शत्रुओं की सेना आ रही है, उसको रोकना है। जब आप नहीं रोक पाए, किसान वहीं बैठ गए, अब आप उनको हटा नहीं सकते, हटाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये राजा को लगता है कि अभी आगे क्या होगा, यह आंदोलन कहां जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो उनको पता है कि इस आंदोलन के जुड़े हुए किसी भी किसान नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन इस आंदोलन को जो बढ़ता हुआ समर्थन है उसको तो रोका जा सकता है। उसको रोकने के लिए आपको भय का वातावरण, खौफ का वातावरण, दहशत का वातावरण आपको पैदा करना पड़ेगा। और उस दहशत के वातावरण के लिए जरूरी है कि कुछ एग्जाम्पल्स बनाए जाए। कुछ जो है आप वो अंग्रेजी में कहते हैं ना एग्जाम्पल्स बनाना, तो कुछ एग्जाम्पल्स बनाए जाएंगे। इसमें कुछ लोगों की का जो जीवन है बर्बाद होगा, इसमें कुछ लोग खत्म होंगे। और ये अभी से नहीं हो रहा। इस देश के अंदर रोहित वेमुला को देशद्रोही बताने की कोशिश की गई, कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताने की कोशिश की गई, उमर खालिद को बताने की कोशिश की गई, सरजील इमाम को बताने की कोशिश की गई। इस देश के अंदर शाहीन बाग में बैठी हुई बूढ़ी महिलाओं को देशद्रोही बताने की कोशिश की गई। इस देश के अंदर जो किसान है, जो अन्नदाता कहलाते हैं, उसको खालिस्तानी, उसको देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त बताने की कोशिश की गई। तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि, और मैं विक्रम सिंह से क्षमा याचना के साथ कहता हूं, मुझे पुलिस के अधिकारियों पर शक नहीं है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये लोग किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए नहीं ये लोग ये सब कर रहे हैं। दरअसल इनके अंदर का जो इंसान है वो मर चुका है।
अन्यथा आप इनोसेंट लोगों को कैसे जेल भेज सकते हैं? जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से पुलिस ने गरीब मुसलमानों के यहाँ उनके झोपड़ियों को तोड़ा है, जिस तरीके से उनके दुकानों को आग लगाया, जिस तरीके से गरीबों को जेल भेजा है, उसकी कोई माफी नहीं है। कोई ईमानदार ऑफिसर ये कैसे कर सकता है? मैं आज तक समझ नहीं पाता हूं इस बात को। देखिए, पुलिस के लिए जिन्होंने 20-30 साल इस प्रोफेशन में लगाए हो, उनके लिए कहना आसान होता है कि किसी को जेल में डाल दो, लेकिन मेरे जैसे नागरिक के लिए अगर आप मेरे दरवाजे पर अगर पुलिस आ जाएगी तो उसके बाद मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का, मेरे घर वालों का, मेरे रिश्तेदारों का क्या हाल होगा, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर के लोग दरवाजे पर पुलिस आती है। मुझे इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मुझे पुलिस ने बुला के मेरे साथ पूछताछ थाने के अंदर की, इसलिए मैं जानता हूं इस बात को। तो ये जो स्थिति आज बन गई है, इस स्थिति के अंदर बहुत सीधा सा कारण है। बढ़ते हुए समर्थन को हर हालत में रोकना एक कमजोर और एक डरे हुए राजा की निशानी है। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। माफ कीजिएगा। प्रमोद जी, आपने संपादक के तौर पे सारी चीजें देखी सुनी हैं, और जब उसके बाद आप एक संपादकीय टिप्पणी लिखते हैं, ये जो परिस्थिति है जो आशुतोष कह रहे हैं, और इसके साथ जो अगली चीज पैदा होती है, जो आभा जी ने कहा था कि कल को हमारा दरवाजा खटखटाया जा सकता है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं अपने पति से कह रही होंगी कि तुम इस सब चक्कर में मत पड़ो। बहुत से पति अपनी पत्नियों से कह रहे होंगे कि तुम इस सब आंदोलन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। और माँ बाप तो 100% कह रहे होंगे अपने बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से कि जाके चुपचाप पढ़ाई करो, वापस आ जाना, ये सब नौटंकी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो इसके साथ क्या हो रहा है। ये क्या ऐसा लग रहा है कि असंतोष बढ़ रहा है, और वो असंतोष इतना बढ़ रहा है कि अब सरकार को उसकी फिक्र होने लगी है, और उसको दबाने के लिए अब जितने तरह के प्रयास हो सकते हैं, जितने प्रपंच हो सकते हैं, वो सब रचे जा रहे हैं। देखिए आलोक जी, जब मैं अपूर्वानंद जी की बात सुन रहा था तो मुझे उनकी बात काफी ठीक लगी। फिर मैंने विक्रम सिंह जी की बात सुनी तो मुझे लगा ये भी काफी ठीक बात कह रहे हैं। फिर मैंने आभा सिंह जी की बात सुनी तो मुझे लगा ये भी काफी बात ठीक कह रहे हैं। और आशुतोष जी की बात सुनी तो मुझे लगा ये भी काफी ठीक बात कह रहे हैं। और आपकी सुन रहा हूँ तो तब लगता है मुझे, इसका मतलब है मैं बहुत निहायत कंफ्यूज हूँ, या मैं विचार रखना नहीं चाहता, या मैं कोई बात कहना नहीं चाहता। बात यह है कि हम सब जब बात करते हैं तो किसी न किसी एक एब्सोल्यूट लाइन पर जाकर के बात करते हैं। और क्या, अब सवाल यह है कि मैं अगर एक पत्रकार हूं या मैं एक संपादक हूं तो मैं संपादकीय क्या लिखूंगा। असल में अपूर्वानंद जी को नाजी जर्मनी की याद है, सोवियत यूनियन की याद नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर कितनी ज्यादा थी, या चाइना में कितनी ज्यादा थी, या अभी आप हाल में देखेंगे तो यूएसए में कितनी है। सब जगह पर हमारा जो भारत के संविधान की जो अभिव्यक्ति की आजादी का आर्टिकल 19(1)(a) या जो भी उसके साथ जुड़ा है, यह एब्सोल्यूट राइट के रूप में संविधान में बनाया गया था। इस पर किसी तरह की बंदिश नहीं थी, लेकिन बंदिश लगाने की जरूरत पड़ी। जैसे अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट इस बात के लिए मशहूर है कि वो प्रेस की फ्रीडम देता है, वैसे ही भारत का फर्स्ट अमेंडमेंट इस बात के लिए मशहूर है कि वो प्रेस की आजादी की बंदिश लगाता है। तो क्यों लगी? कोई ना कोई कारण वो भी रहा होगा। इसलिए हमें दोनों बातों के बीच में देखना चाहिए। पहली बात यह कि ग्रेटा थनबर्ग का जो भी ट्वीट था या जो टूल किट था, अगर वो था इतना ही शाकाहारी था तो फिर उसको उन्होंने अगर डिलीट किया तो कोई ना कोई कारण उसके पीछे रहा होगा। दरअसल अगर कोई साजिश, अगर हम कहते हैं सेसेशन आज नहीं, शुरू से हमारे देश की एक समस्या है, और पंजाब के अलावा तमिलनाडु में और तमाम पूर्वांचल के जो राज्यों में हम सेसेशन की प्रॉब्लम को देख रहे हैं, और ये भारतीय राष्ट्र राज्य की अपनी एक समस्या है। हम एक तरफ बात जब करते हैं, हम नेशन नाम सुनते ही भड़कने लगते हैं, लेकिन नेशन के हम ये भी मानते हैं कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना है। तो दरअसल हम कई बार एब्सोल्यूट पर चले जाते हैं, लेकिन स्थितियां ये हैं कि हम बीच में हैं। अगर दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी क्यों हुई है ये आलोक जोशी को थोड़ी पूछना है, या आशुतोष को थोड़ी पूछना है, पूछना तो अदालत को है सबसे पहले, क्योंकि हमने जिस सिस्टम को बनाया है उसका काम है, और हम भरोसा करते हैं कि अदालत ये पूछेगी। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस ने जो अपना काम किया ठीक है, लेकिन पुलिस का दुरुपयोग नहीं होता है ऐसा विक्रम सिंह जी भी नहीं कह सकते, और कोई नहीं कह सकता। मैं पत्रकार हूं, मेरी पत्रकारिता का दुरुपयोग नहीं होता मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने भी अपनी आंखों से देखा है।
दरअसल ये है कि हम दोनों तीनों तरफ घूम घूम करके बातें करते हैं। बात यह है कि पहले मैं समझना चाहता हूं कि ग्रेटा थनबर्ग किसान आंदोलन के क्या तीनों कानूनों के बारे में बात करना चाहती हैं? क्या वो तीनों कानूनों के बारे में जानकारी रखती हैं? क्या भारत का किसान आंदोलन कुछ कारोबारियों का आंदोलन है या भारत की जनता का कोई एक सामाजिक बदलाव का, कोई क्रांति लाने का कोई आंदोलन है, या कौन है उसके पीछे, या कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है? दरअसल ये सारी चीजें हमें बड़े जटिल सवालों से जोड़ देती हैं। और वो जटिल सवाल, आप कह सकते हैं कि मैं नागरिक के रूप में इतना कंफ्यूज हूं कि मैं जब पत्रकार के रूप में जब बैठना चाहता हूं तो पहले पता करता हूं कि मेरे मालिक क्या चाहते हैं, उनका अखबार कहां पर किसके साथ संपर्क रखता है। तमाम बातें जो आप चर्चाओं में लाते हैं वो सारे सत्य होते हैं। उन सत्यों पे एक बार मैं बात कर रहा था, जब हमारी ये चर्चा पूरी हो गई तो हम लोगों ने जब बात करनी शुरू करी तो मुझे लगा कार्यक्रम तो इस पर होना चाहिए जो हम इसके, क्योंकि हम अपनी औपचारिकताओं में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपनी औपचारिकता या उसके कारण बहुत से सत्यों पर हम वो डाले रखते हैं। बात सब सही है, बात जितनी आप लोगों ने कही सब सही है। सवाल यह है कि दिशा रवि को गिरफ्तार क्यों किया? क्या अगर वास्तव में वो किसी सेसेशन का पार्ट है या अनजाने में उसका पार्ट बन गई है या किसी ने गिरफ्त में लिया है, मुझे अब भी नहीं समझ में आता कि ये खालिस्तानी आंदोलन या इसके पीछे क्यों ये निकल करके आया। लेकिन 26 जनवरी को जब कोई इतनी बड़ी घटना हुई, ठीक है, मतलब पुलिस को कभी हम नहीं मानेंगे कि पुलिस वाले अत्याचार करें, हम तो हमेशा सामान्य नागरिक के साथ रहेंगे। लेकिन जिस वक्त भारत की पुलिस कहीं पिटती हुई दिखाई पड़ती है मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का पक्षधर नहीं हूं, मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, लेकिन अगर मैं एक भारतीय हूं तो मुझे ये बात खराब लगती है कि मेरे सिस्टम को तोड़-फोड़ करके कोई उसके अंदर गलतफहमी पैदा करना चाहे। ये एक सामान्य बात है। मैं कोई अपने को बड़ा राष्ट्रवादी मैं नहीं कहता, मैं तो मानता हूं मैं भी एक सामान्य इंसान हूं और दुनिया में इंसानियत इंसान परस्त होना चाहिए। मैं किसी धर्म का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम तमाम बातें सुनने के बाद भी हम जब एक जगह पर एक दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं तब गलतियां हमसे होती हैं। जी, मैं अपूर्वानंद जी आपके पास आना चाहता हूँ। वजह है उसकी एक कि अभी जब प्रमोद जी ने जिक्र किया कि आपको रूस का और चीन का जो है हाल वो नहीं याद आता है। मुझे नहीं पता आपको याद आता है कि नहीं आता है, और आप वामपंथी हैं कि नहीं ये आप बताएंगे। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं जब कुछ लिखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो आजकल जो गालियां आती हैं उन गालियों में एक गाली है कम्युनिस्ट हो, वामपंथी हो, कांग्रेसी हो। अब मैं जानता हूं कि मैं ना कांग्रेसी हूं, ना मैं वामपंथी हूं और ना मैं कम्युनिस्ट हूं। इसके बावजूद ये जो एक धारा है कि आप रूस का भी हिसाब दीजिए, चीन का भी हिसाब दीजिए। मैं प्रमोद जी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये एक चर्चा का तरीका है और उसमें ये सवाल उठते हैं कि भाई आप वहां की बात क्यों नहीं करते हैं। हालांकि माओ से तुंग की बात हुई थी कि विक्रम सिंह जी ने कहा कि मैं माओ की किताब मंगाई मैंने तो मुझे पुलिस पूछने आ गई थी। लेकिन आज की तारीख में हम अपने देश में क्या हम अपनी परिस्थितियों पे चर्चा कर सकते हैं और उसमें हमें जो चिंता के बिंदु दिख रहे हैं हम उन पे अगर बात करें, बजाय विदाउट एनी इंटरनेशनल रेफरेंसेस और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। या आपको ऐसा लगता है कि वो ऐतिहासिक संदर्भ लाने आवश्यक हैं आज की बात को समझने के लिए, क्योंकि जो पुरानी कहावत है कि जो इतिहास की गलतियों से नहीं सीखते हैं वो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। मैं प्रमोद जोशी जी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ और कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब कोई उदाहरण देते हैं तो आप चारों तरफ से अपनी किलेबंदी नहीं करते हैं। जो भी मेरे लेखन से परिचित है, मुझसे परिचित है, उसे पता है कि मैं क्या सोचता हूँ सांस्कृतिक क्रांति के बारे में या स्टालिन या लेनिन के रूस के बारे में मेरी क्या समझ है, ये सबके सामने स्पष्ट है। 2013-14 में ही मैंने यह कहा था कि भारत अब एक तरह के स्टालिनवादी राज्य में प्रवेश कर रहा है, जब नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा था, और मैंने कहा था कि बीजेपी का दरअसल स्टालिनीकरण हो रहा है। तो इसलिए उसमें मैं सफाई देने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम उदाहरण क्यों लाते हैं। मैंने सोफी का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि वह एक पैम्फलेट बांट रही थी, जिस पैम्फलेट में नाजी हुकूमत का विरोध कैसे किया जाए इसके बारे में बताया गया था, और उसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया यह कहकर कि वह जर्मनी के खिलाफ साजिश कर रही थी।
और उसे मौत की सजा दी गई। दिशा रवि की गिरफ्तारी भी ठीक इसी तरह की है, तुलनीय है, इसलिए वो उदाहरण दिया गया। अब तुलना करने के लिए उदाहरण देते हैं। रहा सवाल पुलिस का और बाकी सबका, तो मुझे एक अनुभव है जो एंटी सीए आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से षड्यंत्र की एक कहानी रची। वह कहानी कई लोगों को हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन उस कहानी का नतीजा यह है कि 23 नौजवान यूएपीए के अंतर्गत जेल में हैं और हमें पता नहीं कि उनका जीवन किस प्रकार आगे गुजरने वाला है। यह कहना भी कि मैं चाहता हूं कि पुलिस पेशेवर तरीके से काम करे, और मेरा अफसोस यही है कि दिल्ली पुलिस की पेशेवर क्षमता का इस्तेमाल दूसरे कारणों के लिए किया जा रहा है। जब मैं दिल्ली की सड़कों पर हथियारबंद गिरोह को, गुंडों के गिरोह को यह नारा लगाते हुए देखता हूं कि दिल्ली पुलिस लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये नारा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मेरी पुलिस है। और गुंडों का अगर एक गिरोह यह कह रहा है कि तुम लठ चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो यह भी कहता है कि प्रधानमंत्री जी लठ चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, और दिल्ली पुलिस दिखलाई पड़ती है किसी को डंडे से पीटते हुए, यह कहते हुए कि तुम राष्ट्रगान गा के दिखलाओ, और उसकी जान चली जाती है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो पेशेवर तरीके से काम कर रही है। वो दरअसल अपनी प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम कर रही है, और जब प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम कर रही हो तो हमें आवाज उठानी चाहिए। दिशा रवि के मामले में भी यह बात स्पष्ट की गई कि दिल्ली पुलिस बैंगलोर गई, उसने जाके गुपचुप तरीके से दिशा रवि को उठाया और वहां से ले आए। ये पूरी गतिविधि जिसमें उसने हर चीज पोशीदा रखी, और फिर जैसा आभा जी कह रही थी कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने उसे बिना वकील की मदद के, वकील की उपस्थिति के बिना उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। यह सब कुछ यह बतलाता है कि हिंदुस्तान का जो पूरा पेशेवराना स्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है, और यह खतरे की बात है। पिछली बार एंटी सीए की जो चार्जशीट्स तैयार की गई हैं, वो चार्जशीट्स लगता है विचारधारात्मक बयान है। दिल्ली पुलिस का काम या पुलिस का काम विचारधारात्मक बयान देना नहीं है, यह बतलाना नहीं है कि एंटी सीए आंदोलन क्यों गलत है। यह दिल्ली पुलिस का काम नहीं है बतलाना। वो हमें ये नहीं बतलाएगी कि कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है। वो ये बतलाएगी कि मैंने क्या अपराध किया। जब मैंने पुलिस अधिकारी से यह पूछा कि आपको अगर रोड जाम से दिक्कत है तो आपके पास रोड जाम हटाने के सारे अधिकार हैं, एक प्रोटोकॉल है, आप रोड जाम हटा सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं कि जिन लोगों ने रोड जाम किया है उन पर एक भीड़ आकर हमला कर दे और आप उसको जस्टिफाई करें ये कह के कि देखिए उनको दिक्कत हो रही थी, उनको क्रोध आ गया। यह अगर पुलिस तर्क देने लगती है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर कुछ लोगों ने सड़क जाम कर रखी है, पुलिस जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उन्हें चेतावनी दे, सड़क खाली करने के लिए कहे, खाली ना करें, बल प्रयोग करें, गिरफ्तार करें। लेकिन पुलिस की आंखों के आगे उन लोगों पर दूसरी भीड़ हमला करे और पुलिस यह तर्क दे कि उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने हमला किया, यह तर्क मैं कबूल नहीं कर सकता। एक पेशेवर फोर्स के लिए यह अफसोस की बात होनी चाहिए। और उसी तरह जैसे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने मनदीप पुनिया को भी बिना वकील की उपस्थिति के पुलिस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था 14 दिन की, और दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया वकील की उपस्थिति के बिना। तो इसका अर्थ यह है हम सब लोग इस तरह से भिन्न हैं स्टालिन के रूस से या माओ सेतुंग के चाइना से या बाकी मुल्कों से, क्योंकि हम कहते हैं हम कानून के राज पर चलते हैं, हमारा एक संविधान है, यह तानाशाही नहीं है, मनमानी नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें यह लगता है नागरिकों के साथ मनमानी हो रही है। और मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था वो सरकार के खिलाफ, सरकार को उतारने का आंदोलन नहीं था। उसकी मांग ये नहीं थी कि सरकार इस्तीफा दे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की उसमें कहा गया इट वाज टू क्रिएट डिसअफेक्शन एंड डिथ्रोन द गवर्नमेंट, व्हिच इट वाज नॉट। It was simply demanding withdrawal of CAA.
और एनआरसी की प्रोसेस को रोकना। उसी तरह अभी 3 कानूनों को वापस लेने की बात की जा रही है। अब मैं 1 मिनट में यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं भी जब भी कोई जनतांत्रिक आंदोलन चलता है, दुनिया के दूसरे देशों से उसके पक्ष में आवाज उठती है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, भारत ने आधिकारिक रूप से उस आंदोलन का समर्थन किया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, आवाज उठी। फिलिस्तीन के अधिकार के आंदोलन में सारी दुनिया के लोग शामिल होते हैं। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन हुआ, यूरोप में बड़े बड़े जुलूस निकले, ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थन में जुलूस निकले, भारतवर्ष में भी निकले। तो क्या अमेरिका के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? उसी तरह अगर दुनिया देख रही है, ग्रेटा थनबर्ग या रिहाना या इस तरह के लोग देख रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा आंदोलन आजादी के बाद खड़ा हो गया है, उनकी ये समझ है कि ये आंदोलन जनतांत्रिक है, वे आवाज उठाएंगे। ये भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश कैसे हो गई? ये मेरी समझ के बाहर है। क्या उनमें से किसी ने कहा कि भारत को खत्म होना चाहिए, कि भारत से इन किसानों को अलग हो जाना चाहिए, कि इस सरकार को गिरा देना चाहिए? क्या ग्रेटा ने ये कहा? क्या रिहाना ने ये कहा? किसी और ने कहा? सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन पैदा किया जाएगा अगर मुझे यह लगेगा कि यह सरकार गलत है। यह मेरा जनतांत्रिक अधिकार है। सरकार उसको पेश ऐसे करना चाहती है कि यह मैं राष्ट्र के खिलाफ डिसअफेक्शन पैदा कर रहा हूं, जो गलत है। मैं राष्ट्र का अंग हूं और इस राष्ट्र को बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि सरकार यह कदम ना उठाए। जी, विक्रम सिंह जी ने कहा था कि वो जल्दी निकलना चाहते हैं, मतलब जल्दी नहीं, उन्होंने जितना समय दिया था वो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो रुके हुए हैं। विक्रम सिंह जी, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारा बचपन में हमने सुना था जब हमारा किसी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। ये नारा लगाने वाले आज की तारीख में देशद्रोही माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, और उनके साथ क्या होगा? हरगिज नहीं। कई नारे मैं आपको बताता हूं। 2 बैलों में मेल नहीं, शासन बदलना खेल नहीं, दिए में जब तेल नहीं, शासन बदलना खेल नहीं। नारे नारे होते हैं, लेकिन आईबी के अफसर को 200 बार चाकू मारना नारा नहीं है। अपने छत पे सीरियन गुलेल तैयार करके मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकना यह शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं है। इस तरीके के तथाकथित शांतिपूर्ण आंदोलन लेकर के जिसमें प्रायोजित कार्यक्रम और ये नहीं, कहना लेकिन कि ये देखिए, माफ कीजिएगा विक्रम सिंह जी, मैं बहुत मुश्किल से कभी ऐसा करता हूं, लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि ये जो घटनाएं आप बता रहे हैं ये अपराध हैं, तो इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। अपराध की सजा होनी चाहिए, अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही अभी अपूर्वानंद जी ने भी कहा कि पुलिस अगर अपराधी के खिलाफ अपराध के लिए कार्रवाई कर रही है, उसमें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, उसमें किसी को कोई ऐतराज कैसे हो सकता है। यहां तक कि आप जो बिल्कुल अहिंसक प्रदर्शनकारी भी बैठे हैं, अगर उन्होंने और आप कहें संचालक को, एंकर को मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन मेरी पेनफुल ड्यूटी है आपको इंटरप्ट करूं। आप लोग बहुत ही विश्वास करने वाले निर्मल प्रकृति के लोग हैं। पुलिस में जो आदमी रह लेता है वो थोड़ा कुटिलता उसमें आ ही जाती है। ये एक प्रोफेशनल हैजर्ड समझ लीजिए। वो क्या कर सकता है, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तथाकथित शांतिपूर्ण आंदोलन, बुजुर्ग महिलाएं जहां बैठती हैं, और दूसरा वो जो आपराधिक तत्व होता है। जो आपराधिक तत्व होता है वो अपना काम करता है और जड़ एक ही है। आप एक सिरे से पहुंचना चढ़ गए, जो कहते हैं ना, ये जमीन से जितना ऊपर, जमीन से उसका दूना नीचे है। तो जो जमीन से दूना नीचे है, पुलिस का काम उसके की तह तक पहुंचना है। इनकी फंडिंग, इनकी विचारधारा क्या है, क्योंकि इनकी पीएफआई की फंडिंग के बारे में भी अगर हम लोग विचार कर लेते, प्रमोद जोशी जी के सारगर्भित टिप्पणी के बाद मेरे लिए कुछ बचा नहीं, आभा जी की सारगर्भित टिप्पणी के बाद मेरे लिए कुछ बचा नहीं, आशुतोष जी के हमारे मतभेद तो लगे ही रहेंगे, लेकिन उस चीज को देखें कि सिक्के के 2 पहलू, जो दूसरा पहलू अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, इसका निराकरण पुलिस को, समाज को और आपको, हमको भी करना ही है। लेकिन ये बात यहीं पे ये बात आ रही है ना विक्रम सिंह जी, और आशुतोष भी हाथ उठा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो कुछ कहें उसके बाद आप उसका जवाब देंगे। आशुतोष अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। लेकिन ये मेरा सवाल है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि, जैसे ग्रेटा थनबर्ग को पैसा, मैं कहता हूं ग्रेटा थनबर्ग ने किसी से पैसा लेकर भी ट्वीट किया हो, या रियाना ने किसी से पैसा लेकर भी ट्वीट किया हो, तो क्या उस ट्वीट में ऐसी कोई बात लिखी गई है जो भारत यूनियन ऑफ इंडिया के हितों के खिलाफ या भारत के अस्तित्व के खिलाफ है?
एक तरीके से मूक सहमत। अच्छा सॉरी मुझे बोलना। हाँ देखिए, जो खतरा है उस खतरा की एक झलक अभी आपको विक्रम सिंह जी के टिप्पणियों में मिली। वो खतरा क्या है? एक फॉल्स नैरेटिव इस देश के अंदर बनाया जाए और उस फॉल्स नैरेटिव पर पूरे देश को यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, यकीन करा दिया जाए। जिसके बारे में कहा जा रहा कि 200 चाकू मारे गए हैं, उसको सिर्फ 14 चाकू मारे गए थे। ये बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुई, 14 या 15, अगर मैं 200 नहीं मारी गई। लेकिन जिसने भी 200 शब्द को गढ़ा, उसने ये बताने की कोशिश की, देखिए इस देश का एक खास तबके का आदमी कितना क्रूर है, वो है ना। तो कितना क्रूर है ये बताने की कोशिश की और नैरेटिव गढ़ दिया गया। उस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी। 53 में से बाकी के 52 लोगों को कितने दर्जन चाकू मारे गए, कितनों की गर्दन काट दी गई, कितनों की जिह्वा काट दी गई, कितनी महिलाओं के साथ बलपूर्वक बलात्कार किया गया, कितनों के पेट फाड़ दिए गए, यह नैरेटिव कभी नहीं आया। लेकिन एक नैरेटिव को इस देश के अंदर चस्पा कर दिया गया और उस नैरेटिव पर हम भी यकीन करते हैं, आप भी यकीन करते हैं और एक आम आदमी यकीन करने लगता है और उसके आधार पे एक तबके के बारे में हम अपनी राय बना लेते हैं। ये असल खतरा इस देश का ये है और कोई बड़ा खतरा नहीं। और ये जो खतरा है, ये खतरा इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगा। क्योंकि अगर विक्रम सिंह जी के साथ, फिर मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, अगर वो भी इस नैरेटिव में यकीन करने लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस देश के अंदर खतरा बहुत गहरा हो गया है। और गहरा इसलिए हो गया क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी चीजों की है। राष्ट्र की बात है, मैं राष्ट्र हूं। अगर राष्ट्र के विरोध में कोई बात होगी तो मेरे विरोध में होगी। यह राष्ट्र सिर्फ राजा का राष्ट्र नहीं है, ये राजा के कैबिनेट का राष्ट्र नहीं, मैं भी राष्ट्र हूं। तो अगर मेरे बारे में अगर कोई बात कही जाएगी, अगर मुझे बुरे लगेगी, तो मुझे खड़े होकर अपनी बात को मजबूती से रखने का अधिकार है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, और वो बड़ी बात यह है कि आज एक ऐसा राजा इस देश के अंदर है जो सक्सेसफुली फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करता है और एक नहीं, बार बार क्रिएट करता है। इसी देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के साथ जो हादसा हुआ, वो भगवान न करे किसी और लड़की के साथ हो जाए, जिसमें इस देश के तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबार, तमाम प्रबुद्ध लोग, तमाम पुलिस के बड़े ऑफिसर ने जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया है, अगर वो हमारे साथ होता तो मैं तो शायद आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता। किसी ने माफी नहीं मांगी उसके बाद, किसी एक शख्स ने खड़े होकर नहीं कहा कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है, किसी ने नहीं किया है। मैं जो बार बार कहना चाहता हूं, ये जो, क्योंकि उस दौरान ये जरूरी था कि चीन की तरफ लोगों का ध्यान न जाए जो आपकी जमीन में आके बैठ गया। उस दौरान लोगों का ध्यान, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हुआ था उसकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए। उस दौरान जो ये महामारी थी उस तरफ ध्यान न दिया जाए। तो मैं कहता हूं कि ये प्रमोद जी हम लोगों के वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने कहा कि अपूर्वानंद जी को तो गेस्टापो याद आता है लेकिन स्टालिन याद नहीं आता। हम क्या इसलिए बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर कि हम तुलना करें, जस्टिफाई करें? अगर हम इसलिए बैठे हुए हैं, हमें हिंदुस्तान की चिंता होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर 21 साल की लड़की को आप पूछताछ करिए, उसके साथ आप पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके माँ बाप को ये नहीं बताते कि उस कहाँ लेके जा रहे हैं, वहां की पुलिस को नहीं बताते कहाँ लेके जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं और मजिस्ट्रेट लीगल एड नहीं देता है और उसके बाद उसको आप भेज देते हैं। हमारे घर के अगर 21 साल लड़की के साथ अगर होगा और आपके घर के 21 साल की लड़की के साथ होगा तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या इस देश की पुलिस इतनी निर्मम हो गई कि माँ बाप को भी नहीं बताएगी कहां लेके जा रहे हैं? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो बिल्ला रंगा है? खतरा ये है, इस खतरे को हम नहीं समझ रहे हैं। और जो नहीं समझ रहे हैं, आज मैं कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आने वाले कुछ समय में ये लोग खून के आंसू रोएंगे। जी विक्रम सिंह जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। आलोक जी, केवल एक क्विक पॉइंट देना चाहूँ। हाँ बिल्कुल, एक क्विक पॉइंट देना चाहता हूं। अगर 21 साल की लड़की अवांछनीय लोगों के साथ उनकी संगत में आकर के वो कर रही है जिसको नहीं करना चाहिए, तो कानून अपनी कार्रवाई अवश्य करे, चाहे 14 लगे या 400। अगर अंतिम परिणत यही कि किसी की हत्या हो जाती, हो सकता है कि मेरे फैक्ट्स गलत हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आईबी के अफसर की हत्या नहीं हुई। हत्या हुई और निर्मम हत्या हुई, ऐसी हत्या हुई कि बिल्कुल लाश का एक तरीके से उन्होंने निर्मम हत्या की थी, उसकी बात हम ना करें। लेकिन नैरेटिव ही रहेगा। मैं आज आपको बता दूं, विद्वान पैलेस के सामने मेरे पास एक ऑफर आया कि 26 जनवरी की दिल्ली की घटना के लिए हम एक
एक अदालत करिए, इसमें आप आ जाइए, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी होंगे। अब ये तमाशा होगा कि जुडिशरी पे हमें विश्वास नहीं, हमें पुलिस पे विश्वास नहीं, रिटायर्ड लोग जो आधे सेनाइल हो चुके हैं उनको बुला बुला करके अब वो जन अदालत चलाएंगे जो कि वो फाइंडिंग दे जो एंटी गवर्नमेंट। वो जमाने चले गए साहब, कहीं तो विश्वास करें या फिर हम संयुक्त राष्ट्र के ही पास जाए। विचार ये करना है कि आप ही देश है, हम सब देश हैं, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, भारत महान, उसकी त्रुटियों को आप देखें, उसको सुधारें। कम से कम आज ये तो कह सकते हैं जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं और किसी देश संभव नहीं है। विद्वान पैनलिस्ट ने अपनी बात दिल खोल करके कही और ये भी जानते हैं आराम से घर जाएंगे, आराम से सोएंगे। और ये इसकी भीख होकर के कि पुलिस हमारे, कम से कम जितनी बातें हमने आज चर्चा की है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं कि हमसे बात करे। लेकिन अगर आसाम को काटने की बात करेंगे, पीएफआई से चंदा लेकर के हम प्रायोजित कार्यक्रम करेंगे तो हमें चिंतित होना पड़ेगा। अगर हम खालिस्तानियों के साथ मिल बैठेंगे और अमेंड करेंगे ट्वीट को तो हमें चिंतित होना पड़ेगा। यहां खतरा है। आलोक जी, अगर आपका आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान कर सकता हूं। जी, आपको निकलना है तो इसलिए अब आप मजबूरी है, बात हुई थी। हालांकि अपूर्वानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें। मैं जरूर सुनूंगा, वो अशिष्ट होगा ना सुनना। जी, नहीं, बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी कि आप अपना जाना रोक रहे हैं थोड़ी देर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, अगर कोई अपराध हो रहा है उस अपराध की जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस एक विचारधारात्मक स्टैंड नहीं ले सकती। अगर वो विचारधारात्मक स्टैंड ले रही है तब मुझे शक होता है। पुलिस अगर यह बतलाएगी कि उसको एंटी सीएए आंदोलन से क्यों दिक्कत है तब मुझे परेशानी है। पुलिस का काम है, अगर किसी ऑफिसर को की हत्या हुई है उस हत्या की जांच करना, उसकी तह तक पहुंचना। पहले यह ना बता देना कि उसकी हत्या किसने की है। अंकित की हत्या की बात इस तरह से की जा रही है जैसे पता है कि उसकी हत्या किसने की। यह बात इस तरह से पेश की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा की जगह थी, वहां जाने के बाद यह समझना बहुत जरूरी था कि हिंसा हुई कैसे होगी, कौन लोग थे, क्योंकि बार बार यह कहा गया कि बाहर से आए हुए लोग थे, हेलमेट पहने हुए लोग थे। ये हिंदुओं ने भी कहा, मुसलमानों ने भी कहा। पुलिस उनकी खोज कर ही नहीं रही है। पुलिस ने एक आसान रास्ता ले लिया है कि जो एंटी सीए आंदोलन में शामिल थे वे ही इस हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं। और उसके साथ उसने यह भी कहा, हिंसा हो या ना हो, एक षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा था और वह अब उस षड्यंत्र को निकालने में लग गई है। जैसे भीमा कोरेगांव के बाद हिंसा हुई, उस सभा से लौटते हुए दलितों पर हिंसा हुई, एक आदमी मारा गया, उस हिंसा की जांच की जानी चाहिए थी, एक एफआईआर हुई। पुलिस ने उस जांच को छोड़कर एक पूरी दूसरी कहानी गढ़ ली कि राष्ट्र के खिलाफ एक साजिश चल रही है, उस साजिश में मानवाधिकार कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उसने पूरे देश में छापा मारकर अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 साल से वे लोग जेल में हैं। तो पुलिस को जो काम करना चाहिए उसकी जगह पुलिस एक विचारधारात्मक काम कर रही है। मेरी परेशानी यह है, वह विचारधारात्मक काम एक राजनीतिक दल का है, वो उसे करने दे। पीएफआई से चंदा लिया जाए, पीएफआई अभी तक भारत में प्रतिबंधित संगठन नहीं है। अगर प्रतिबंधित संगठन हो जाए तब उससे चंदा लेना या ना लेना शायद गैर कानूनी होगा। अभी तक प्रतिबंधित नहीं है। आपको विचारधारात्मक दिक्कत हो सकती है पीएफआई से, जैसे मुझको आरएसएस से हो सकती है, लेकिन आरएसएस से चंदा लेने को मैं आरोप के रूप में नहीं लगा सकता। मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं और किसी की नहीं। अगर पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया जाए, और उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि प्रतिबंधित संगठन भी हो, यदि आप उसके सदस्य भी हों, उससे जुड़े हुए भी हों, तो भी आप अपराधी नहीं हैं जब तक आप अपराध की वास्तविक घटना में संलिप्त नहीं। लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है, ये पीएफआई से जुड़े हुए थे, इन्होंने पीएफआई से चंदा लिया, ये सीपीआई माओवादिस्ट केस में विश्वास करते हैं। यही अपने आप में अपराध हो गया है जो सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता के भी विरुद्ध है। मैं यह कह रहा हूं कि हम लोगों को इसकी चिंता होनी चाहिए कि भारत में कानून का राज समाप्त हो गया। उसकी जगह स्टालिन या माओ या हिटलर, इनके देशों की तरह यहां अब एक विचारधारा का राज चल रहा है और जो उस विचारधारा से असहमत है उसको अपराधी ठहराया जा रहा है, उसको देशद्रोही, राजद्रोही ठहराया जा रहा है।
जो रूस के इतिहास से, सोवियत संघ के इतिहास से परिचित हैं, उनको मालूम होगा कि वहां भी नेशनलिज्म को ही इन्वोक किया जाता था। चाइना में नेशनलिज्म को ही इन्वोक किया जाता था। हिंदुस्तान में भी नेशनलिज्म को ही इन्वोक किया जा रहा है, राष्ट्रवाद। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जनतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। आप इसको राष्ट्र विरोध कह रहे हैं, इससे पता चलता है कि दरअसल आपकी विचारधारा क्या है। जी, मैं कानून के राज की बात कर रहा हूं। बाबा जी, मंदी दुनिया पकड़कर हाँ, पुलिस अगर उसकी एक टांग पर लगातार लाठी मारती है तो वह कोई कानून का राज स्थापित नहीं कर रही है। मनदीप पुनिया की वह टांग अब ठीक नहीं हुई। नवदीप कौर और नवदीप कौर के साथ जो शिव कुमार गिरफ्तार किया गया है, जिसको सिंघू से अरेस्ट कर लिया गया, उस शिव कुमार की हालत इतनी खराब है कि उसे लोग देख नहीं सकते। यह पुलिस कस्टडी में हुआ है। यह पुलिस कोई कानून का राज स्थापित नहीं कर रही है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस बेचारी इतनी मजबूर हो गई है कि उनको इस तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि एक आदमी अब दूसरे के देखने लायक नहीं रह गया। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पुलिस पेशेवर फोर्स के रूप में काम करे, वह किसी के विचारधारात्मक एजेंट के रूप में काम ना करे। जी, हाँ आभा जी, आप तो पुलिस से भी आपका संबंध रहा है और अब आप वकील भी हैं। ये जो खास तौर पर दिशा रवि के किस्से में, और दिशा रवि का किस्सा एक वानगी है, एक उदाहरण है सिर्फ, इसलिए उसका जिक्र हम कर रहे हैं कि उस लड़की को अरेस्ट किया गया, पुलिस उसको लेकर आई और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसको रिमांड दे दी। और पता चल रहा है, बाद में उनके वकील कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चल पाया, मैं पुलिस से पता करता रह गया कि कहाँ जाऊं, कहाँ वो पेश हो रही है, जहां जाके मैं रिप्रेजेंट करूं। ये जो परिस्थिति है, ये क्या दिखा रही है? और इसमें आपको वो आशंकाएं कहीं दिखती हैं जो आशुतोष जो आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, जो आशुतोष जी की शंकाएँ हैं, उस पे मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये बात है। और जिस तरह से अभी न्यूज़ क्लिक के प्रमोटर जर्नलिस्ट हैं, 5 दिन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके घरों पे, दफ्तरों पे डेरा डाले हुए है, उससे साफ लगता है कि मीडिया भी काफ़ी घबरा चुका है। कल मेरे पास जब दोपहर में फ़ोन आया, संडे की दोपहर थी, एक प्रतिष्ठित ए लिस्टर चैनल से फ़ोन था कि क्या अपने आप कमेंट देंगी एक्टिविस्ट के अरेस्ट पे? मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों पूछा जा रहा है। तो ये सवाल ही दिखाता है कि लोग अब इस पे कमेंट नहीं करना चाहते। चैनल को यही लोग कह रहे होंगे कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है वाक़ई में पुलिस शायद कुछ के दरवाज़ों पे खड़ी होगी, इसलिए लोग इतना गार्डेड होके बोल रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर के ऊपर क्या प्रेशर्स हैं या क्या इश्यूज़ हैं कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि जाके उसको बैंगलोर से अरेस्ट करके लाओ। ऐसा उस लड़की का कोई गुनाह नहीं था। और आप बिल्कुल देखिए, एल्गार परिषद में आपने उसको दिखा दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर, एक लेटर दिखा दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर की हत्या करना चाहते थे, आज तक प्रूव नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार पुलिस आई, ईडी आई, सीबीआई आई, आज तक इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो हत्या थी या आत्महत्या थी। हर जगह जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, वो साफ दिखाता है कि देश के प्रजातंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और ये 22 साल की बच्ची को अरेस्ट करना, आपको याद होगा पालघर की वो बच्चियां जिन्होंने एक फेसबुक कमेंट बस लाइक कर दिया था कि क्यों पालघर के एरिया में बंद किया गया बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद, उस वक्त भी मुंबई पुलिस ने उनको 66A ऑफ द आईटी एक्ट में अरेस्ट किया था और वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हुआ 66A। तो वही चीज है। लेकिन मैं इसमें दोष दूंगी पुलिस को कि ये वर्दी में जो खाकी वाले बैठे हैं, इन्होंने अपनी जो है अपने घुटने टेक दिए नेताओं के सामने। नहीं तो अगर इनकम टैक्स में आप देखिए, जो है चेयरमैन रिटायर हो जाते हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चलते हैं, ईडी डायरेक्टर रिटायर हो जाते हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चलते हैं। तो ये सरकार भी समझ चुकी है कि ब्यूरोक्रेट्स को आप जो है एक्सटेंशन का लालच दे दीजिए या उनके ट्रांसफर का उनको धमकी दे दीजिए, और वो इनकी कलमें जो है वो सरकार ने पकड़ ली है। तो मुझे आज ये 22 साल की लड़की के अरेस्ट में साफ दिख रहा है कि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये किस तरह अरेस्ट करने गए, क्या उसका गुनाह था? आप प्रूफ क्या है आपके कि उसने, आपने किसी को भी कह दीजिए कि ये खालिस्तान के सपोर्टर्स है, आपको क्या करना है? आप खुद ही इम्प्लांट कर देंगे वहां पे एविडेंस। और जुडिशरी को मैं इस वक्त मानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जुडिशरी को जरूर अब कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके सबके मुंह बंद कर दिए हैं और इस वजह से बेखौफ हो गई है सरकार। यही एक जुडिशरी थी जो लोगों की प्रोटेक्ट कर सकती थी। लेकिन जिस तरह
जिस तरह कोर्ट ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं, ये बेखौफ पुलिस हो गई है, बेखौफ सरकार हो गई है। दिशा रवि को 5 दिन के लिए कस्टडी में भेजना सरासर गलत था और मैं इसको कभी भी नहीं वो जस्टिफाई करूंगी। आप कहेंगे कि एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल तो आप किसी को भी बोल सकते हैं, आपके पास प्रूफ क्या है? अगर मैं आपकी पार्टी, आपकी आइडियोलॉजी से नहीं मिलती तो क्या मैं एंटी नेशनल हो गई? फिर आप तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर दीजिए, आप फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दीजिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात क्यों करते हैं? और मीडिया का जो खौफ है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि मीडिया चैनल्स खुद डरे हुए हैं। किसी को आपने किसी के सीएफओ को बुला के, इंडिया टुडे के सीएफओ को बुला के 6-6 8-8 घंटे ये एजेंसीज बैठा रही है, तो हर मीडिया वाला जानता है। और मानी बात है, आपके पास पैसा आया है, आपने पेपर में तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई और पुलिस आपके पीछे लग गई, और वही हो रहा है इस देश में। और मैं चाहूंगी कि बिल्कुल फार्मर्स के ऊपर ये क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको इनकम टैक्स में आप नहीं ला सकते। इतने करोड़ हजारों लोगों के घर तो आप इनकम टैक्स भेज नहीं सकते, ईडी भेज नहीं सकते, तो इसलिए आप जो है जिनके घर में आप भेज सकते हैं वहां आप भेज रहे हैं। जी प्रमोद जी, मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूँ इस पे। ये जो जी आप कुछ जी अपूर्वानंद जी। हाँ, कि आभा जी ने कहा और ये बिल्कुल ठीक है, किसानों के आंदोलन के इस दौर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और एनआईए ने 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजी जो अलग अलग ढंग से इस आंदोलन में मदद कर रहे थे। 100 से ज्यादा लोगों को जिन्होंने आके लंगर लगाया, कुछ और किया, उन्हें एनआईए और बाकी एजेंसीज ने नोटिस भेजी। जब यह माना जाता है कि हम दरअसल इकोनॉमिक ऑफेंस की जांच कर रहे हैं, जैसे न्यूज क्लिक में और उसी तरह एमनेस्टी में, तो एमनेस्टी पर जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बाकी जो एजेंसीज हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंस की जांच करती हैं, तो वे यह क्यों पूछ रही है कि तुम कश्मीर पे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो, तुमने दिल्ली में वायलेंस का इन्वेस्टिगेशन क्यों किया? अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कीजिए। ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? इस तरह की इसका मतलब ये है कि ईडी हो या एनआईए हो या बाकी जितनी फोर्सेस हों, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल, विचारधारात्मक विरोधियों को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इस बात को समझना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। भारत में अगर वो विचारधारात्मक विरोधी कम्युनिस्ट हैं तो उनको खत्म किया जाना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अगर कम्युनिस्टों के पक्ष में खड़े हो गए यहां पर तो आप स्टालिन के पक्ष में खड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं है। आप विचारधारात्मक विरोधी को समाप्त नहीं कर सकते। नहीं, और विचारधारात्मक विरोधी आपने कहा पूर्वानंद जी, मुझे तो ऐसा लगता है विरोधी की भी आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए मैं प्रमोद जी के पास चलना चाहता हूं एक बार। प्रमोद जी, ये तो विरोधी का सवाल नहीं है, विरोधी भी होगा तब भी समझ में आता है। यहाँ तो जो आदमी निरपेक्ष भाव में है, जिस आदमी का आपसे कोई सीधा राब्ता नहीं है, आपका विरोध भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी आंदोलन के समर्थन में अगर वो कह देता है हाँ ये ठीक है, या उस आंदोलन के समर्थन में जो सक्रिय काम बहुत सारे लोग, हम लोग सब करते रहे हैं जब हम अपने शैक्षिक जीवन में थे, जब पढ़ाई लिखाई के दौरान यूनिवर्सिटी में थे, तो ये करते थे। किसी भी चीज में हम सती के खिलाफ हमने जुलूस निकाला लखनऊ में, बड़ा सा। कहा जा सकता है आज की तारीख में कि साहब ये तो परंपरा विरोधी हैं, ये लोग तो हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, और इस पे कोई आदमी मेरे खिलाफ मुकदमे लिखवा देगा 5-7 कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ मेरी भावनाएं आहत कर दी इसने, और मैं पुलिस के पीछे दौड़ता फिरूंगा। ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सिर्फ ये नहीं है कि है, इसमें जो आभा जी कह रही हैं, जो पुलिस वालों की भूमिका है, वो सवालों के घेरे में नहीं है। देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो अपने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत की है वो करीब 1971 के आसपास का समय था, और तब से अब तक हमने 2-3 चीजें देखी हैं। एक तो 1971 का वर्ष आप समझिए, वो भी एक राष्ट्रवाद के उभार का अपने आप में एक ऐसा वर्ष था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के मतलब एक बहुत ऊंचाई पर जाने के फौरन बाद एक डुबकी लगाई, और गरीबी को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के कई तरीके के आंदोलन शुरू हुए, और फिर अल्टीमेटली इमरजेंसी में हमने अपनी संयोग से इमरजेंसी के समय में पत्रकारिता में अखबार में काम कर रहा था दिल्ली लखनऊ में। तो उस दौरान हमें कई तरह की चीजें एक साथ देखने को मिली। वो ये कि एक तो पत्रकारों की भूमिका, दूसरे सरकारों की भूमिका या जो भी सरकारें थी, पुलिस की भूमिका, और वो भूमिकाएं
तब से अब तक बदली नहीं है। मुझे उसमें कोई बड़ा, उसमें चेहरे बदलते रहे हैं, जिसे हम विचारधारात्मक कह रहे हैं, विचारधारात्मक भी है, क्योंकि विचारधारात्मक ये हुआ कि एक ने धर्म को पकड़ लिया, एक ने जाति को पकड़ लिया, एक ने किसी और चीज को पकड़ लिया, और उसके सहारे संप्रदाय और उसके सहारे लोगों ने वोट लेने और जीतने के रास्ते अपना लिए। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जो भी आंदोलन है इस वक्त, चूंकि हम दिशा रवि के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात, चूंकि संयोग से मैं उस दौर में ये खालिस्तानी आंदोलन या जो ये सिख आंदोलन था, इसको भी हमने देखा। पिछले साल रेफरेंडम 2020 होना था। दरअसल इस पंजाब के जिस आंदोलन के बारे में खतरा देखा जा रहा है, वो सही है या गलत, इसको समझने की मेरी दिलचस्पी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संभव है कि कोई उसके सहारे निकल करके आ रहा हो। अगर ऐसा है, और हो सकता है आपकी जानकारी ना हो, दिशा रवि या जो भी हो, यह भी संभव है कि ग्रेटा थनबर्ग को भी उसकी कोई समझ ना हो, पर कहीं ना कहीं कोई अगर गतिविधि है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसकी कोई फिक्र मुझे नहीं है। लेकिन एक फिक्र होती है कहीं ना कहीं। हम जब चर्चा करते हैं तो हम कुछ फिक्रों को बिल्कुल किनारे फेंक देते हैं, उसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। क्यों? लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो इस समय की व्यवस्थाएं हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये अपने चरम पर है। चाहे स्टालिन के रूप में देखें इसको, हम जब शुरू में पढ़ा करते थे, हमने माओ से तुंग का उस समय हमको बड़ा शौक था, क्योंकि 71 की आसपास की बात है। हमने भी उनके कलेक्टिव वर्क्स और सिलेक्टिव वर्क्स खरीदे, हमने भी ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन प्रैक्टिस और दुनिया भर के लेख पढ़ करके, और लोग चर्चा किया करते थे। हम लोगों ने भी पैम्पलेट तैयार करके देखे, हम लोगों के साथी भी पकड़े गए बहुत सारे, हम भी इमरजेंसी के दौरान देखे। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि राजनीति में फिर घूम फिर करके वही लोग आए। एक मैरी टाइलर की किताब है जो भारतीय जेलों में उनकी अनुभव है, उसमें उन्होंने बताया कि सीपीआई की जो लीडर थी उसकी कितनी सैंडलें वहां पर के रहा करती थी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो या बीजेपी का हो, मुझे तो राजनीतिकों का चरित्र एक जैसा दिखाई पड़ता है, थोड़े बहुत दाएं बाएं हुआ करते हैं। और बाकी इंडियन स्टेट की भूमिका, इंडियन सॉफ्ट स्टेट भी है, वो इतनी सॉफ्ट स्टेट है कि पुलिस वाला आप मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, और दूसरी इतनी जबरदस्त स्टेट है कि एनकाउंटर्स में लोगों को किसी भी समय पर कोई भी मार सकता है। ये एक कंट्राडिक्शन है हमारे सिस्टम के। हमें उनके बारे में बात, ठीक है नरेंद्र मोदी है और इस समय वो चलाए चले जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे मुहावरे में हमको फंसा लिया है कि लोग, किसने उनको इतना आगे बढ़ने का मौका दिया, कहाँ से आ गया वो, दूसरे कौन लोग थे जो उनको रोकने वाले थे, वो कहाँ बैठे हुए हैं, ये सब भी देखना चाहिए। पर मुझे एक कंफ्यूजन इस बात को लेकर जरूर रहता है कि हम जब स्टैंड बना, मैं कंफ्यूज इसीलिए हूँ, अपने को अभी भी कह रहा हूँ कि मैं, ठीक है, मैं तो कतई पक्ष में नहीं हूँ ये इस तरह के राजनीति में, मेरा सांप्रदायिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि देखिए आपका ये पुलिस वाले को अभी इन्होंने जिस तरीके से मारा, वर्दी पहने हुए पुलिस वाले के ऊपर हमला होते हुए, फोटो तो वो भी है ना, फोटो तो वो भी हैं जिनमें, अब वो गलत है सही है, मीडिया का रोल है क्या रोल है, ये सब बिल्कुल अलग अलग किस्म की बातें हैं। हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहां पर हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये आपको, आपके धर्म के नाम पर, आपकी जाति के नाम पर, आप जिसके भी नाम पर, आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम नहीं समझा पा रहे हैं इसको, या मीडिया या राजनीति जो लोग भी हैं। ठीक है, लड़ाई इस रूप में चल रही है। आशुतोष, जो प्रमोद जी कह रहे हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उन्होंने बहुत, मतलब ये, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने बात रखी। एक आम आदमी जो महसूस कर रहा है आज की तारीख में, वो उन्होंने उसको एक तरह से आवाज दी है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चारों तरफ इतने तरह के नैरेटिव चल रहे हैं इसमें, और ये समझते हुए कि कुछ लोग हमें बहकाना चाहते हैं, या शायद सारे ही राजनेता हमें बहकाना चाहते हैं, इसके बावजूद इंसान इसके या उसके पाले में चला जाता है। ऐसे में अब क्योंकि समय बहुत ज्यादा हम लोग वैसे ही ले चुके हैं सबका, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी जिसके साथ हम कंक्लूड करें प्रोग्राम। देखिए आलोक जी, दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत कहाँ है कि जब बहुत सीधी सरल बात को हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मुद्दा क्या है? दिशा रवि का मुद्दा क्या है? नागरिक अधिकारों के हनन का मसला है और सरकार के चरित्र का मसला है। इसके अलावा कोई तीसरा मसला तो इसमें है नहीं। एक सरकार एक नागरिक के अधिकारों का हनन कर रही है, बाकी चीज आप किनारे रख दीजिए। अगर मान लीजिए कि उस लड़की का
किसी तरीके से खालिस्तानियों से कोई रिश्ता भी है, तो आप पूछताछ करिए ना, भागी तो जा नहीं रही है। आप उससे पूछताछ करिए, 2 बार पूछताछ करिए, 10 बार पूछताछ करिए, 20 बार पूछताछ करिए, और जब आप कन्विंस्ड हो जाइए कि नहीं उसका इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उसको अरेस्ट कर लीजिए। भारत का संविधान, भारत का कानून इस बात की इजाजत देता है। लेकिन आप पहले मौके पर ही किसी को गिरफ्तार करने चले जाते हैं, और अदालत जहां कहा गया है कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है, वहां हर 100 में से 99 लोगों को जेल होती है, और जेल में जाने के बाद उसकी तोड़ाई होती है, उसका अंग भंग किया जाता है। यह सिस्टम है। इसमें कहां कंफ्यूजन? मुझे तो कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं पड़ता इसमें। भाई, मैं जो बात प्रमोद जी से और जो विक्रम सिंह से मैं डिफर करता हूं, वो इसलिए डिफर करता हूं कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस नैरेटिव के हम सब लोग शिकार हो रहे हैं। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि रेड फोर्ट पे, जहां पे सीआरपीएफ की सिक्योरिटी होती है, वहां इतने लोग अंदर कैसे घुस गए? किसी ने नहीं पूछा। इतनी आसानी से घुस गए, झंडा भी फहरा दिया, किसी को एक लाठी भी नहीं पड़ी। लेकिन वो तस्वीर जरूर दिख गई जहां पे पुलिस वालों के ऊपर पिटाई हो रही थी। वो तस्वीर क्यों पेश की गई? वो किसने रिलीज की? पुलिस ने रिलीज की। किस लिए रिलीज की? ताकि किसानों के बारे में एक अफवाह तंत्र को मौका मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। जब आप ये सवाल पूछेंगे कि ये आपका जो अक्षरधाम से लेके वहां तक किस पुलिस वाले के निकम्मेपन और नाकामी की वजह से लोग वहां तक पहुंचे, ये सवाल बीच से गायब हो जाता है। किसी पुलिस वाले, किसी डीसीपी की जिम्मेदारी होगी, किसी एसीपी की जिम्मेदारी होगी, किसी की जवाबदेही होगी। भाई, आपकी जिम्मेदारी उसको उस रूट पर नहीं जाने देना। आप जाने दे रहे हैं उसको, वो लाल किले तक पहुंच जाता है, वहां सीआरपीएफ मौजूद। फिर हम आप अगर आप चाहें 26 जनवरी के दिन में, तो लाल किले के इर्द गिर्द फटक नहीं सकते आप लोग, बिल्कुल नहीं फटक सकते। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इतने लोग चले जाते हैं वहां पे। ये कौन कर रहा है? ये तिलस्म कौन पैदा कर रहा है? खास तरीके का नैरेटिव बनाने के लिए ये सब तिलस्म पैदा किया जाए। एक लड़की की गिरफ्तारी का सवाल नहीं है। उस लड़की की गिरफ्तारी करके पूरे देश के युवाओं को संदेश देना है, उनके माँ बाप को संदेश देना है, खबरदार अगर तुम लोग इस तरीके की हरकत में आए। इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र राजनीति को खत्म कर देना है, छात्र चेतना को बर्बाद कर देना है। क्योंकि छात्र ही जब खड़ा हुआ 1975 के आसपास, तो इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई। हम अगर इसको नहीं समझते, एक इस देश के अंदर रोहित वेमुला नाम का एक दलित लड़का वो आत्महत्या कर लेता है, ब्रिलियंट लड़का, और पूरी सरकार ये साबित करने में लग जाती है कि दरअसल वो तो दलित था ही नहीं। पूरी डिबेट इस पे होती है दलित नहीं था। आप सोचिए, जिन मंत्रियों के खिलाफ जो है हत्या के उत्पीड़न का आरोप लगना चाहिए था, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो डिबेट नहीं होती है। तो प्रमोद जी, मैं आप लोगों से यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम इस तर्क को नहीं समझ रहे हैं, तब देश बड़े गहरे संकट के अंदर है। मैं कम से कम इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं। मुझे इस बात का अंदाजा है, और मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझता भी हूं कि कैसे खबरें लीक की जाती हैं। अभी आभा जी ने बात कही, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट किसी से पूछताछ करता है, और मिनट दर मिनट की खबरें अखबारों के अंदर आती है, टीवी चैनल्स में आती है, मिनट दर मिनट। इनकम टैक्स छापे मारता, मिनट दर मिनट खबर आती है। और इस देश के 6 बड़े पत्रकारों, मृणाल पांडे, आपने उनके साथ काम किया है, क्या आपको यकीन है कि वो देशद्रोही हैं? क्या राजदीप सरदेसाई देशद्रोही हैं? क्या जफर आगा देशद्रोही हैं? क्या परेश नाथ देशद्रोही हैं? क्या अनंत नाथ देशद्रोही हैं? और क्या विनोद खोसे देशद्रोही हैं? जोश, अगर ये सब लोग देशद्रोही हैं, तो हम सब लोग भी देशद्रोही हैं। क्यों इनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे हो रहे हैं? क्यों इनको सुप्रीम कोर्ट जाके शरण लेने की कोशिश, वहां से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च होता है, उसी दिन मनदीप पुनिया को उठाया जाता है, और डीसीपी ने आके माफी मांग के गया उससे, क्या गलती हो गई मुझसे, और फिर पुलिस आती है, उसको अंधेरे कमरे में ले जाके उसके सारे कपड़े उतरवा के उसको ठंड में पंखा चलाते हैं। मनदीप पुनिया का कोई कसूर नहीं, पत्रकार था। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश, मैं बार बार कह रहा हूं, इस सरकार का चरित्र हिंदुस्तान की आजादी के पहले, आजादी के बाद के सारे सरकारों के चरित्र से जमीन आसमान का फर्क है। यह सरकार अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक नहीं है। यह सरकार प्रोपेगेंडा का
तिलस्म पैदा करके लोगों के मन को बदलने की कोशिश करके खास तरीके के उस पर काम करें। अगर हम ये नहीं समझते हैं तो फिर इस देश का कोई भविष्य नहीं है। ये तो आप बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं आशुतोष कि हम ये नहीं समझते हैं तो इस देश का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन इसमें हाँ, इस पर मुझे लगता है कि अब ये तो इस पर क्या चर्चा बढ़ाई की है या की जाए, पर ये जरूर है कि ये फिर किसका फेलियर है, यानी कि ये इतने पावरफुल हैं या कुछ लोग 2-4-6 लोग, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ये कुछ 2-4-6 ही लोग हैं जो चला रहे हैं पूरी व्यवस्था, और ये इतने पावरफुल हैं, इतने, और कॉन्स्पिरेसी जो एलिमेंट है वो इन लोगों के पास इतना जोरदार है कि वो फिर सारी जनता पर प्रभावित कर रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को अपने पीछे ले जा रहा है। ये सही है आपकी, मैं तो सारी बातों से आपसे सहमत हूँ, पर मैंने कहा कि एक रेफरेंडम 2020 जो प्रोग्राम था जो खालिस्तान को लेकर के, वो पिछले साल का एक कार्यक्रम था, और संयोग है कि उसी समय से ये आंदोलन भी शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा। बाकी मैं दिशा रवि के बारे में मैं बेशक आभाजी बेहतर या जो भी वकील या कानून से जानते हैं उनको गिरफ्तारी करने की जो भी हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं उसी तरीके से होना चाहिए, और पुलिस का दुरुपयोग होना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग होना, ईडी का दुरुपयोग होना, ये कोई सरकार ने इन्वेंट नहीं किया है, ये तो सब दहेज में मिली हुई चीजें हैं, कहीं ना कहीं से पहले से लेकर के आए हैं अपने ससुराल से, और ससुराल में कांग्रेसी बैठे हुए हैं, तो कहाँ से आई है ये सब चीजें हम लोगों के देखते हुए ही बढ़ी हैं। मैं तो एक सामान्य नागरिक कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं प्रमोद जी जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब समय क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। आलोक, मैं एक बात जरूर अपूर्वानंद जी की ले लूं। नहीं, अपूर्वानंद जी से माफी चाहते हुए मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब हम ये कहते हैं कांग्रेसियों के जमाने में भी ये था, तब हम आज की सरकार के रिप्रेशन को डाइल्यूट कर देते हैं। हाँ, ये संभव है, तब ये तर्क गढ़ देते हैं हम, अरे उन्होंने भी तो यही किया था, ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं तो हम दरअसल उस तर्क को मजबूती देते हैं जो रिप्रेशन करती है। एक समझदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि आज जो हो रहा है उसका विरोध करें अगर लगता है। जरूर मैंने टीवी चैनल पर आके नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, और लोगों ने कहा आपने कैसे तारीफ करती। मैंने कहा सवाल इसका नहीं, हमारे लिए एक मुद्दा है, मैंने वहां पे मुझे लगा कि ठीक है, मैंने उसको तारीफ कर दी। लेकिन जब हम कहते हैं कांग्रेसियों के जमाने में भी तो यही होता था, इंदिरा गांधी भी तो यही करती थी, तो इन्होंने क्या गलत कर दिया, तब शायद हम एक गलत तर्क गढ़ के उनके काम को जस्टिफाई करने का वातावरण पैदा करते हैं। मैं ये प्रमोद जी, मैं पूरी उसके साथ में कहना, बड़े इज्जत के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि आप जैसा आदमी अगर ये कहता है मैं कंफ्यूज्ड हूं, तब मुझे लगता है कि इस देश के ऊपर खतरा बहुत बड़ा है। नहीं तो क्या आपके लिए आज की तारीख में एक सॉल्यूशन मैं दे देती हूँ, चूंकि मैं ब्यूरोक्रेटिक रही हूँ 20 साल तक, परिवार में सब लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर ईडी, सीबीआई, चेयरमैन इनकम टैक्स और इन लोगों के टेन्योर्स जो है उसमें इनके रिटायरमेंट के बाद इनका एक्सटेंशन ना किया जाए, इनको जो है इनके घुटने तोड़ दिए जाते हैं ये कह के कि आपको एक्सटेंशन दे देंगे, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। एक्सटेंशन खत्म कर दिया जाए और 3 साल का कूलिंग पीरियड कर दिया जाए कि ये इनको एमपी का टिकट नहीं मिलेगा, इनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं ये जितने इंस्टीट्यूशंस चौपट हुए हैं ये सुधर जाएंगे। तो यही गूढ़ मंत्र है, और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रकाश सिंह जी ने याचिका की थी, मुझसे मिलने भी आए थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। प्रकाश सिंह जी चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा लेके मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा आभा अब तुम इसमें दोबारा शुरू करो, अगर इनके की इंस्टीट्यूशंस के एक्सटेंशंस पे रोक लग जाए और 3 साल का कूलिंग पीरियड हो जाए ब्यूरोक्रेट्स का। मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से दिशा रवि को अरेस्ट किया, सारी व्यवस्थाएं जैसे कहा जाता है कि चोरों के लिए ताले नहीं होते हैं, ताले ईमानदारों के लिए होते हैं। तो चोर तो रास्ता निकाल लेता है घुसने का, ये व्यवस्था भी होगी तो बिल्कुल मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसके लूपहोल ढूंढ लिए जाएंगे और उसमें से निकलने के रास्ते भी तलाश लिए जाएंगे। चंदा लेना होता है, चंदे की जब राजनीति होती है तो सारी पार्टियां मिलकर के एक तरीके का संसद में वोट करती हैं। काफी देर से हाथ उठा रहे हैं और मेरा ख्याल अब समय भी हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बातचीत को यहाँ स्थगित करना चाहिए क्योंकि दर्शकों के धैर्य की भी श्रोताओं बहुत लंबी बात जी मुझे भी कहीं ये, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि न्याय का पक्ष एक ही होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता और वो एब्सोल्यूट होता है। न्याय है, अन्याय है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया जा सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह न्याय कैसे हो रहा है,
इसके लिए कौन जिम्मेदार है और न्याय का पक्ष कैसे एब्सोल्यूट हो सकता है। तो हम जब सामने दिखलाई पड़ने वाली चीज को कॉम्प्लिकेट करने लगते हैं तो हमें सोचना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। जैसे रेफरेंडम, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, रेफरेंडम 2020 पंजाब में उसके समर्थन को जाकर देख लीजिए। मैं पंजाब पिछले 3 वर्षों में कई बार कनाडा से शुरू हुआ है, बहुत बार गया हूं और रेफरेंडम 2020 के बारे में हमारी बात हुई। एक फ्रिंज ग्रुप जो बाहर बैठा हुआ है, जो रेफरेंडम 2020 की बात करता है, जिसको कोई पॉपुलर सपोर्ट पंजाब में नहीं है। और मुझे ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, प्रमोद जोशी जी ने कहा कि जब उसकी बात शुरू हुई तभी यह आंदोलन शुरू हुआ। किसानों का यह आंदोलन पिछले वर्ष शुरू हुआ है, जब ऑर्डिनेंस आया है। ऑर्डिनेंस के बाद उसका रेफरेंडम 2022 से कोई मतलब नहीं। वो समय 2020 का वही समय था। दोनों में कोई संबंध होगा, ये इशारा ही कर देना अपने आप में संदेह का बीज बोना है। और मुझे ये देख के बहुत तकलीफ हुई कि प्रमोद जोशी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने यह किया कि आपने रेफरेंडम 2022 की चीज को किसानों के आंदोलन से जोड़ दिया कि चूंकि वो 2020 था और 2020 में यह आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ तो होगा। इस तरह होगा या नहीं, लेकिन तो क्लियर, जैसे आप क्लियर कर रहे हैं, किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की। इस तरह से वह नैरेटिव मजबूत होता है, जिसके बाद आशुतोष कह रहे थे कि आप किसी जनतांत्रिक आंदोलन में संदेह पैदा कर देते हैं कि वह जो बोल रहा है वह नहीं, उसके पीछे कुछ है, उसकी जांच करनी चाहिए, इसलिए एक साजिश है, वो खोजो। और इसी पर यह देश पिछले 4-5 साल से चल रहा है। रोहित वेमुला साजिश कर रहा था, जेएनयू के छात्र साजिश कर रहे थे, एंटी सीए आंदोलन में लगे हुए लोग साजिश कर रहे थे, किसान साजिश कर रहे हैं। और इन साजिशों की खोज की पूरी छूट पुलिस को मिलनी चाहिए और नागरिकों के साथ पूरा अत्याचार उसको करने देना चाहिए और हुकूमत को। जी बस जी, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। 10 सेकंड। आम आदमी पार्टी के एक एमएलए थे, 2018 नहीं बल्कि 2017 में उन्होंने 2020 का सपोर्ट किया था। कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ, किसी पुलिस ने कॉग्निजेंस भी नहीं लिया, कोई कार्रवाई भी नहीं की। ये है हमारा तंत्र। ऐसे और अभी आप देखिए, ताजा बिल्कुल किस्सा है। महुआ मोइत्रा ने 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि मेरे घर के बाहर 2 बीएसएफ के जवान मेरी सुरक्षा के लिए बैठा दिए गए हैं। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं भारत की एक आम नागरिक हूं, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बीएसएफ में लोग देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होते हैं, हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं। तो उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिख के भेजा है कि इनको यहां से हटवाया जाए। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि क्योंकि ये लोग, ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने वाले और यहाँ से जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं, उनके मूवमेंट्स नोट कर रहे हैं, ये कहाँ जा रही हैं देख रहे हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जितनी हमने चर्चा की, उससे इतनी बात बहुत साफ है, ये आज की परिस्थिति में हो, इससे पहले भी कभी हुआ होगा, लेकिन आज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस परिस्थिति में खास तौर पर उन लोगों को जागना चाहिए, सोचना चाहिए जो ये सोचते हैं कि इससे हमारा क्या मतलब है। इसी के लिए रामधारी सिंह दिनकर बहुत समय पहले कह गए थे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप निरपेक्ष रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हिसाब किताब जोड़ें और उसके बाद तय करें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर आप तटस्थ हैं, आप सोचते हैं कि हम इस पचड़े में क्यों पड़े, तो आप अपराधियों के साथ ही माने जाएंगे। और अपराधी लगातार ये कहते भी रहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे दुश्मन हो। यह कोई न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं कहता है। इसी के साथ मैं अब आप सबसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।